एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs डिस्कस कर लिए थे। नियर अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं और वो सारे क्वेश्चंस हमारे PYQ बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज भी हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मेरी कोशिश रहेगी कि हम 25 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लें। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये जून 2023 में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक तरफ आपको अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड कौन से होते हैं? इम्पोज्ड। टीचर सेंटर्ड में टीचर जो है वो अपना इम्पोज करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, अपना जो मतलब टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स पे थोपता है कि आपको ये पढ़ना है। इम्पोज से हम टीचर सेंटर्ड को रिलेट कर सकते हैं। एक टाइप से ऑटोक्रेटिक के टाइप होता है टीचर सेंटर्ड हमारा। लर्नर सेंटर्ड जो होते हैं हमारे वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। लर्नर जो है खुद से डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लर्निंग सेंटर्ड शेयर्ड और पार्टिसिपेटरी से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। याद रखना, नोट पूछा है। एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये वाली मिस्टेक काफ़ी बार की है कि एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है नोट, लेकिन मैंने आंसर कर दिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ध्यान रखना, नो नोट वाले या ओनली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है उन पे। तो हमें बताने हैं टीचर सेंटर्ड मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, टीचर सेंटर्ड के नहीं है, तो किसके होंगे? वो लर्नर सेंटर्ड के मिलेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। हमसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, टीचर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट नहीं करता टीचर सेंटर्ड मेथड में, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड में एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लर्नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या है? नोट। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये तो टीचर सेंटर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचर ही तो लर्निंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है ना टीचर सेंटर्ड में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें बताना है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, ये हमारा लर्निंग सेंटर्ड मेथड है। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट, ये भी लर्निंग सेंटर्ड मेथड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, तो आपको दोनों को मैच करना है। लेक्चरिंग में क्या होता है? लेक्चर मेथड को हम कंटेंट डिलीवरी से मैच कर सकते हैं, तो लेक्चरिंग इज रिलेटेड टू कंटेंट डिलीवरी। डिस्कशन इन ग्रुप, डिस्कशन कब होता है? डिस्कशन जब पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो 2 को हम 5 से मैच करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम डिफरेंट आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ आइडियाज़ को जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेट हो जाएगा। और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टीचिंग मेथड इज़ द लर्नर पार्टिसिपेशन मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। जो लर्नर का पार्टिसिपेशन है वो कौन से टीचिंग मेथड में ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होता है? डिस्कशन मेथड में प्रोएक्टिव नहीं होता, बज सेशन में भी प्रोएक्टिव नहीं होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी प्रोएक्टिव नहीं होता, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही हमें टॉपिक पे अपने आइडियाज़ देने होते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है उसमें लर्नर हमारा जो है ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होगा। प्रोएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड लर्नर जो है पहले ही अपने आइडियाज़ या अपना प्लान जो है प्रिपेयर कर लेगा कि किस टाइप से मुझे इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स अ टीचर हैज़ टू टेक कोग्निजेंस वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको किस बात पे ध्यान देना है, मतलब कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कोग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस या नॉलेज, मतलब किस बात पे जो टीचर है उसको किस बात से उसको अवेयर रहना है, स्टूडेंट्स को समझाने के टाइम पे क्या वो चीज़ है जिससे टीचर को अवेयर होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी नो, रिपीटेटिव पोज, बार बार पोज करना बोलते टाइम, फिक्स्ड पोस्चर, एक ही पोस्चर में वो बैठा रहे या खड़ा रहे, विदाउट एनी हैंड मूवमेंट्स, बस सिंपल स्ट्रेट आपके सामने टीचर खड़ा है और बोले जा रहा है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आएगा और स्टूडेंट्स बोर फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, हमें मतलब टीचर को अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे फोकस करना है, मतलब कभी उसकी साउंड की पिच कभी डाउन होनी चाहिए, कभी अप होनी चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सिनेरियो। जो टॉपिक वो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन सेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए हमें क्या चाहिए? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। चारों ही ऑप्शंस हमें गुड टीचिंग के लिए चाहिए। डायग्नोसिस, स्टूडेंट्स को डायग्नोज करना आना चाहिए टीचर को। रेमेडी, जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए रेमेडियल एक्शंस टीचर को लेनी है। डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, और फीडबैक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो भी आपने क्लास में पढ़ाया उसका फीडबैक आपको स्टूडेंट से लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के स्टेप्स को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। 5 स्टेप्स दे रखे हैं हमारे पास, प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, इल्यूमिनेशन, रिवीजन, इंक्यूबेशन। अब सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है? फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, पहले इन 2 को आइडेंटिफाई करो। अब इन 5 में से क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन ए फर्स्ट कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए में हमें ए दे रखा है पहले, और ऑप्शन डी में, तो बी और ऑप्शन सी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ई ऑप्शन हमारा किसका है? इंक्यूबेशन तो पहले नहीं आएगा, पहले प्रिपरेशन आएगा, और डी रिवीजन भी पहले नहीं आता, पहले प्रिपरेशन ही आएगा। पहले प्रिपेयर करेंगे उसके बाद ही तो रिवाइज करेंगे ना। जैसे मैं अपना अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लूँ तो पहले हम प्रिपेयर करते हैं, पहले अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे हम, उसके बाद इनक्यूबेट करेंगे। ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए सेकंड पे, तो ऑप्शन ई सेकंड पे कौन से ऑप्शन में गिवन है? अच्छा छोड़ो, चलो ऑप्शन मान लो आपको ए के बाद नहीं पता क्या आना चाहिए, तो लास्ट में हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए? हम अपने एग्ज़ाम के नेट एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अपना माइंड सेट प्रिपेयर करेंगे कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अब जून 2026 में। उसके बाद इनक्यूबेट करेंगे हम इस आइडिया को, मतलब उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं हम वो ढूंढना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद इल्यूमिनेशन, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स की वीडियोस हम देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे जाके वीडियोस देखते हैं हम, अलग अलग जगह से हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपने नोट्स बनाते हैं। कुछ नोट्स हमने कहीं से उठाए, बाकी के नोट्स हमने कहीं से उठाए। उसके बाद फिर हम इवेलुएट करते हैं कि यूनिट 1 के ये वाला मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया है, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड के ये वाले जो टॉपिक्स है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। अब इवेलुएट किया मैंने कि कौन सा टॉपिक्स मेरे जो है रिमेनिंग है। अब इवेलुएशन के बाद क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, जो भी हमने नोट डाउन किया है उसको रिवाइज करना है, उसको हम रिवीजन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बनेगा हमारा प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, देन इल्यूमिनेशन, उसके बाद इवेलुएशन, और लास्ट में आएगा हमारा रिवीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैच द फॉलोइंग का। जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको उनके मीनिंग दे रखे हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोजेक्टर। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, दूसरी तरफ है रिमोट कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट हम किसके थ्रू कर सकते हैं? वाइट बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आई थिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही मैच होगा 1 से, तो 2 का हमारा 1 हो जाएगा।
अब देखना है बी का 1 किस किस में गिवन है, ऑप्शंस चेक करते हैं। बी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो ए को डिलीट कर दो, बी में है, और ऑप्शन सी में भी नहीं है तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो। अब लर्न विजुअल एंड इंटरेक्टिव टूल फॉर टीचिंग, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा नेक्स्ट क्या है? डिस्प्ले विजुअल कंटेंट इन द क्लास। विजुअल कंटेंट क्लास में हम किसके थ्रू शो करते हैं? प्रोजेक्टर के थ्रू। तो ऑप्शन डी का हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो है 3 होना चाहिए। बी का 1 और डी का 3 हमारे ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। डी का यहाँ पे 4 है तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ए का इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, विजुअल एंड इंटरेक्टिव टूल फॉर टीचिंग। लर्निंग मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइज एंड डिलीवरिंग कोर्स कंटेंट लाइक वीडियो लेक्चर्स एंड टेक्स्ट। ये हमारा 4 से मैच हो जाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट गिवन है? स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि पैडलेट इज़ अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट क्विज, कन्वर्जन्स एंड सर्वेज। पैडलेट एक गेम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या पैडलेट एक गेम? पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सीसो इज़ एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट, पीडीएफ्स, ड्राइंग्स एंड वीडियोज़ एट्सेट्रा। ये कुछ नहीं है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद बुक में। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन 1 है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है क्योंकि पैडलेट एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं होता। पैडलेट एक ऑनलाइन टूल होता है। एज अ नोटिस बोर्ड हमको जो टीचर्स हैं इसको यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड होता है ना, ऐसे ही पैडलेट एक एज अ टाइप ऑफ नोटिस, ऑनलाइन नोटिस बोर्ड हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अपने नोट्स जो है इस पर पोस्ट कर सकते हैं। और सीसो क्या है? सीसो इज़ अ मोबाइल। सीसो की डेफिनेशंस आपको करेक्ट दे रखी है। अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर। स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है, ये कोई गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। पैडलेट एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड की तरह काम करता है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने जो है इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सितंबर 2022 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर मूक्स एंड स्वैम। कौन सा जो मॉडल है हम मूक्स और स्वैम पे ई कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं? 4 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, फ्लिप्ड क्लासरूम या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो ऑब्वियसली कहीं से भी नहीं है। फ्लिप्ड क्लासरूम भी नहीं है क्योंकि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? जो क्लासरूम में होता है उसका अपोजिट होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। मान लो जो आपने क्लासरूम में पढ़ा वो आपको घर पे करना है और जो टीचर होमवर्क दे रहा है वो आपको क्लास में करना है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। अब हमारे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं या 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं? कि सबको पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? याद होंगे आई थिंक आपको। अगर नहीं याद है तो मैंने शॉर्ट्स में शेयर कर रखा है स्वयं और स्वयं प्रभा। वहाँ पे आपको इसके स्वयं और स्वयं प्रभा से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आपने टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे भी आपने ये नोट्स देखे होंगे। मैंने स्वयं और स्वयं प्रभा से रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखे हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं हमें? हमारे वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट, लर्न मोर लाइक वेबसाइट लिंक्स, ये हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ़ टेकन सीरियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ करेक्टली कैरिड आउट इवेल्युएशन कैन एंश्योर। अगर हम इवेल्युएशन को अच्छे से कैरी आउट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमें बताना है।
decision about the progression of students, okay, improved teaching, improved learning, categorizing students on the basis of their achievements. अगर हम अपना इवेलुएशन जो है अच्छे से कर लेते हैं तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट हमें क्या मिलता है, डिसीजन अबाउट प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का हमें पता चल जाएगा। हाँ जी। इम्प्रूव टीचिंग, नहीं, टीचिंग इस इवेलुएशन हम स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, टीचर्स का थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दो, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आना ही चाहिए क्योंकि हम स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इवेलुएशन सिस्टम में हमारा स्टूडेंट प्रोग्रेस आना मस्ट है। तो ऑप्शन ए किस में गिवन है, सिर्फ ऑप्शन बी में गिवन है, इम्प्रूव्ड लर्निंग। ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैटेगराइजिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट, ये बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स मुझे लग रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेलुएशन। फॉर्मेटिव इवेलुएशन के फीचर्स कौन कौन से हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर टू यूज टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कॉन्टिन्यूसली एंगेज इन लर्निंग। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स. It contributes to the overall grading and certification of learner. It sums up how much a student has learned over a period of time. फॉर्मेटिव इवेलुएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेलुएशन जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द जो हमारा टीचिंग सेमेस्टर है उसके ड्यूरिंग द सेमेस्टर हम इवेलुएशन करते हैं। जैसे हमारे यूनिट टेस्ट हो गए, हमारे क्लास टेस्ट हो गई, जो मंथली टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, स्टूडेंट्स से फीडबैक कलेक्ट करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसने याद किया, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेलुएशन। तो फॉर्मेटिव इवेलुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इन पांचों में से कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। नीड्स ऑफ द लर्नर फॉर्मेटिव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नीड्स ऑफ द लर्नर डायग्नोस्टिक इवेलुएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशन मेथड यूज़ करते हैं उस टाइम पे टीचर जो है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं आएगा। जहाँ ऑप्शन ए है उनको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कॉन्टीन्यूसली। जहाँ वर्ड कॉन्टीन्यूस आ गया, याद रखना वो फॉर्मेटिव इवेलुएशन से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन बी किस में गिवन है, ऑप्शन बी सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन हमारा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर। नहीं, इससे लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव एनहांस नहीं होती। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग। हाँ जी, ओवरऑल ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है, स्कूल की मैं एक बात करूँ तो जब हम स्कूल टाइम में थे, मान लो क्लास 8th की मैं बात करूँ तो उस टाइम पे हमारी ओवरऑल ग्रेडिंग उस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होती थी कि कितना हमने अपने कौन से टेस्ट होते थे वो यूनिट टेस्ट वाले में स्कोर किया, मंथली टेस्ट जो होते हैं कि उसमें हमने कितना स्कोर किया है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया, सेकंड सेमेस्टर में कितना स्कोर किया, वो सब उसमें मेंशन होता था। तो उससे हमारी ओवरऑल ग्रेडिंग और सर्टिफिकेट पे लिखा होता था ना कि भाई क्वालिफाइड विद गुड नंबर्स या डिसिप्लिनरी स्टूडेंट है, ओबीडियंट स्टूडेंट है, वो सब। तो ये फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का ही पार्ट होता है। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, इट सम्स अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे वर्ड आपको दिख जाए कॉन्टिन्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ई भी हमारा करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, सम्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होगा या क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होगा। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जब जो भी हमारा टेस्ट डेटा है वो स्टूडेंट के प्रोफिशिएंसी लेवल को बता रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस टाइप पे हम कौन सा प्रोसीजर, कौन सा मेथड इवैल्यूएशन का यूज़ करेंगे? तो फॉर्मेटिव होगा क्या? नहीं जी, फॉर्मेटिव नहीं होगा। नॉर्म रेफरेंस्ड होगा? नो, नॉर्म रेफरेंस्ड नहीं होता। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? सम्मेटिव इवैल्यूएशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन से ही हमें पता चलेगा कि हम स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशन इन द इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। तो हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में इनोवेशन किससे, कौन सा आपको नया पैटर्न देखने को मिला है इवैल्यूएशन सिस्टम में? तो सेमेस्टराइजेशन सिस्टम तो हमारा पहले भी था। प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम इज नॉट सच अ टाइप ऑफ सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हमारा ऑलरेडी एमसीक्यू टाइप की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारा पहले से ही है। ऑब्जेक्टिव में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारा एक नया कंसेप्ट है, सीबीसीएस सिस्टम। अब ये हमारा नया लॉन्च हुआ है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन में या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन मैच द फॉलोइंग का है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस अब एनटीए भर भर के पूछ रहा है, चाहे आपका पेपर 1 हो गया या पेपर 2 हो गया, दोनों ही पेपर में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं अब। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, test and their interpretations based on a group and certain yardsticks, grading the final learning outcomes, quiz and discussion। final learning outcomes किससे? सम्मेटिव से मैच कर दो। 2 का 3। अब 2 का 3 ऑप्शंस पे आ जाओ, कहाँ का गिवन है? ऑप्शन नंबर 1 में है 2 का 3 एक तो, और एक ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर बी और सी को एलिमिनेट कर दो। क्विज और डिस्कशंस हमारे कहाँ पे होते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम अपने टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, हम अपने मंथली टेस्ट या यूनिट टेस्ट जिनको हम बोलते हैं वो कंडक्ट कराते हैं, क्विज सेशंस हम रखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मैच बन जाएगा, क्विज एंड डिस्कशन। तो ए का 4 कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, 1 का 4, सॉरी ए का 4 नहीं, 1 का 4। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन जाएगा। 3 कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से हम क्या करेंगे? इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को-कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी। कॉन्टीन्यूअस इज रिलेटेड विद रेगुलरिटी। नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, जिसमें हम सर्टेन यार्डस्टिक, सर्टेन बेंचमार्क हमने सेट कर रखा है, वो है हमारा नॉर्म और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। एडोलसेंट लर्नर्स कौन से लर्नर्स होते हैं? जो एज ग्रुप की मैं बात करूँ तो जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, जो 12 से 18-19 साल तक की जिनकी उम्र होती है, उनको हम एडोलसेंट लर्नर्स बोलते हैं। तो एडोलसेंट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, हाँ हो इमोशनल तो होते ही हैं हमारे टीनेजर्स। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, ये तो है ही है, मस्ट है। कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमोशनल वैलिडिटी भी है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हमारे टीनेजर्स नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी भटक जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी को एलिमिनेट कर दो।
ACDE हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर थ्रू एजुकेशन इन्वॉल्व। एजुकेशन से जो स्टूडेंट्स मोरल और एथिकल वैल्यूज़ सीखते हैं उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है? पेट्रोटिज्म, सेक्रीफाइस, इंटेलेक्चुअल विगर, इक्वालिटी, फैटर्निटी। सेक्रीफाइस, हाँ जी, हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। हमारे जितने भी हमारे एंशियंट टाइम में एजुकेटर्स रहे हैं उनसे हम सेक्रीफाइस सीखते हैं। इंटेलेक्चुअल विगर, हाँ जी, इक्वालिटी भी एजुकेशन ही हमें सिखाती है कि सब इक्वल हैं। फैटर्निटी, हाँ जी हाँ। पेट्रोटिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, ना कि एजुकेशन के थ्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? BCDE, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज एंड गेटिंग एम्प्लॉयड आर अ पार्ट ऑफ। जॉब इंटरव्यूज को फेस करना और एम्प्लॉयड होना कौन से स्किल्स का पार्ट है? लिवलीहुड स्किल्स, नो। लाइफ स्किल्स, नहीं। लर्निंग स्किल्स का भी पार्ट नहीं है, ये हमारे सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The quality of one's memory can generally be judged on the basis of his or her power of retention, analytical ability, communication skills, mathematical numeracy। किससे हम किसी की मेमोरी के जो जज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ मेमोरी को हम किससे जज कर सकते हैं? किससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं? पावर ऑफ रिटेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी। अगर हम रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माइंड में किसी चीज़ को रिटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ना तो उसके लिए एनालिटिकल सोच सकते हैं, ना हम उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ना ही हम कोई मैथमेटिकल न्यूमरेसी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम अपने माइंड में कोई फॉर्मूला ही याद नहीं कर पा रहे तो हम उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व कर देंगे? तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑफ रिटेंशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोट्स्काई एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस रोल प्लेड बाय एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। स्टेटमेंट 2 बोल रही है, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इन द एरिया वेयर द चाइल्ड सोल्व्स अ प्रॉब्लम अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कौन सा होता है, क्या होता है? जब जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले सोल्व करता है बिना टीचर की हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, तो उसको हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2 हमारी 100% करेक्ट है। वाइगोट्स्काई एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वाइगोट्स्काई ने किस पे फोकस किया है? सोशल लर्निंग पे फोकस किया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स के बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशन, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, प्रोमोटिव एक्शंस। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास ये। अब इन पांचों में से कौन कौन से हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स हैं? इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किसके अकॉर्डिंग बताने हमें? डेविड एंड जॉनसन ने 5 एलिमेंट्स दिए हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, जो इन ऑप्शंस में से हमारा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आएगा, हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस और प्रोमोटिव इंटरेक्शन, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशंस की बात इन्होंने नहीं की है। किसने? डेविड एंड जॉनसन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 एंड 5 ओनली। अब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ग्रुप एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, प्रोमोटिव इंटरेक्शन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल स्किल्स एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। याद रखना, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन 5 एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव, कितने एलिमेंट्स उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग के दिए हैं, तो 5 एलिमेंट्स दिए हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, ये किसने दिए हैं, तो किसने दिए हैं? डेविड एंड जॉनसन ने। अपने शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन कर लेना।
आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर कौन सा है? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी या क्वेश्चनिंग। बताना है आपको। इनमें से हमारे दो टाइप के बिहेवियर होते हैं ना, हेल्पिंग बिहेवियर एंड की बिहेवियर। तो इनमें से की बिहेवियर कौन सा है? इसका आंसर आपको वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है और अपना टोटल स्कोर जरूर मेंशन करना। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऐसे ही और सेशंस अब हमारे चलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।